अगर इमरान खान मनहूस थे इस वजह से कि उनके दौर में महंगाई थी, तो फिर उनसे बड़े तो मनहूस पर यह हो गए कि इनके दौर में उनसे भी ज्यादा महंगाई हो गई। तो ये कैसी सियासी मुनाफकत हमारे यहाँ पाई जाती है? कैसे इस मईशत का मसला इस मुल्क में हल होगा? 5.74 एक साल में और 6%, ये 17 साल में पहली दफ़ा इतनी ग्रोथ हुई है। तो इनको जब ये फैक्ट्स सामने कहते हैं तो फिर ये पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं ना। आज क्यों नहीं इनकी आवाज़ निकल रही? आए ना मेरे सामने बैठ के मेरे साथ बहस करें इन चीज़ों पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। गुज़श्ता 7-8 माह में पाकिस्तान की मईशत का जो हशर हुआ है, पाकिस्तान के कर्ज़ों में जो इजाफ़ा हुआ है, पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है, बेरोज़गारी में जिस तरह इजाफ़ा हुआ है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी गुजारने की कीमत है वो उसमें जिस ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो गया है। अफसोस की बात यह कि इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया खामोश है। मीडिया को शायद सांप सूंघ गया है, या मीडिया को हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसा सुंघा दिया गया है कि मीडिया इस सबसे बड़े अवामी इशू के ऊपर बात नहीं कर रहा है। और अगर कोई बात कर रहा है सियासत में तो वो सिर्फ एक पार्टी है, तहरीक इंसाफ, क्योंकि बाकी सारी जमातें तो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं। आज जो हुकूमत का हिस्सा है, जब ये माजी में ऑपोजिशन का हिस्सा थी तो उस वक्त ये इमरान खान साहब के ज़माने में महंगाई के हवाले से क्या कुछ कहा करती थी, मैं चाहूँगा ये आपको दिखाना और आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। देखें। राइट जी, इमरान खान ने तो जो डाका डालना था वो डाल दिया होगा, वो चले गए। ये जो 8 महीनों से पर डाका पड़ रहा है, अगर महंगाई डाका है तो फिर सबसे बड़े डाकू तो फिर ये हुकूमत बन जाएगी। अगर इमरान खान मनहूस थे इस वजह से कि उनके दौर में महंगाई थी, तो फिर उनसे बड़े तो मनहूस पर ये हो गए कि इनके दौर में उनसे भी ज़्यादा महंगाई हो गई। तो ये कैसी सियासी मुनाफकत हमारे यहाँ पाई जाती है? कैसे इस मईशत का मसला इस मुल्क में हल होगा? पाकिस्तान के साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया सर। कैसा लगा ये आपको सुन के? मुझे तो सुन के हंसी भी आई और रोना भी आया। रोना आया अपने अवाम पे जिनको ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, और हंसी इसलिए आई कि ये लोग अब क्या सोचते होंगे जब ये अपनी तकरीरें सुनते होंगे, तो अपने जब शीशे के सामने खड़े होते होंगे तो अपने आप को क्या कहते होंगे। अगर आप देखें कि इन्होंने महंगाई की बात की तो हमारी जो SPI थी, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो हम छोड़ के गए थे वो 14% थी, वो 45% तक गई है। जो हमारी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थी वो मार्च के में 12.2 थी, अब वो 27.6 तक गई है, अभी भी 25.5 पे है। और हर चीज़ महंगी हो गई। आटा जो 55 रुपये किलो था वो 120 रुपये किलो हो गया। टमाटर जो मैंने 44 रुपये 40 रुपये पे छोड़ा था वो 80 रुपये पे छोड़ा था, 280 पे है। प्याज जो कि आम आदमी की, स्पेशली हमारे जो देहाती लोग हैं, उनकी स्टेपल फूड है, वो 44 रुपये पे छोड़ा था, आज 180 पे है। बाकी चीज़ें, आप पेट्रोल को तो आपको मालूम है हमने 150 पे छोड़ा था, वो 225 पे है। डीजल भी ये 144 पे था, आज 235 पे है। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने की हैं, और बिजली जो 15-16 रुपये पे हम देते थे, आज वो 40-45-50 रुपये पे है। तो फी यूनिट जो है, गैस मिल नहीं रही। आपकी जो सर्दियां आ गई हैं, लोगों को गैस नहीं मिल रही। वो तो ये सारी चीज़ें, घी की प्राइसेस थी हमारे वक्त में, सुपर साइकिल आ गया था हमारे वक्त में, $700 पर टन से जो एडिबल ऑयल था वो चला गया था 1400, 1500, 1600 पे। वो उस वक्त हम लोग जो बेच रहे थे वो उस वक्त बिक रहा था कोई 500-550 के ऊपर बिक रहा था, किलो। वो प्राइसेस वापस 700-800 पे आ गई हैं, लेकिन इनकी महंगाई कम नहीं हुई। और वो अभी जो घी है वो 550 से ऊपर बिक रहा है, 600-650 पे बिक रहा है, क्योंकि ये इनको कोई दर्द नहीं है आम आदमी का। मैं हर हफ्ते पूरा 1-1.5 घंटा लगाता था, हर जो जिन्स है उसकी प्राइस को देखता था। जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनमें हम सब्सिडीज़ देते थे। आज मालूम है आपको कि इन्होंने आज के दिन में या कल और आज में इन्होंने उनकी फिर से बढ़ा दी हैं कीमतें यूटिलिटी स्टोर्स की, क्योंकि इनके आम आदमी के लिए कोई वो नहीं है कंसिडरेशन।
तो मैं तो सर ये कहूँगा कि मुझे तो रोना भी आता है, हंसना भी आता है, लेकिन जो आपने बात शुरू में की मुझे बिल्कुल वो बात सच नज़र आ रही है। ये किधर गए ये टीवी स्टेशन, किधर गई है हमारे मीडिया जो कहते थे, इनको दिखाते थे, कहते थे 1 रुपया, अगर 1 रुपया फी लीटर भी बढ़ा तो हमने आके सड़कों पे आ जाएंगे। तो अब कहाँ हैं ये लोग? तो मेरा ख्याल में ये सहाफ़त के साथ मजाक ना करें, ये जाएं, हम लोगों से पूछें, वो जिस तरीके से बिलक बिलक के वो जो मर रहे हैं और रो रहे हैं, और आवाम का ये दुख दर्द जो है ये ले आए टीवी स्टेशन के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर, ताकि पता चले कि इनकी कारकर्दगी क्या है। राइट शौकत साहब, आप कह रहे हैं कि आपको रोना भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है। चले, आपका रोना और हंसना तो बनता है। ये जो हमजा शहबाज कह रहे थे आपके ज़माने में कि मुझे रोना आता है कि वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के बच्चे मर रहे हैं, मुझे रोना आता है, मुझे फलाना होता है, ये किधर गायब हो गए? अब इनके आंसू क्यों नहीं बहते? अब आंसू थम क्यों गए हैं इनके? आंसू तो आज निकलने चाहिए थे। इसलिए कि देखें जी, इनको अपनी मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने हमारे बारे में कहा कि इनकॉम्पिटेंट और बिल्कुल बेहिस हुकूमत है। मैं तो कहूँगा कि इनको अब अपने आप को देखना चाहिए कि इन्होंने 8 महीनों में 7 महीनों में क्या किया। एक चीज़ और, ये बहुत कहते थे कि इतना कर्जा इन्होंने उठा दिया, इतना कर्जा उठा लिया। भाई हमने जो है कर्जा हमारा 18.5 या 19 ट्रिलियन हुआ हमारे 4 सालों में, लेकिन हमारी जीडीपी भी कोई बड़ी 72%। हमने जीडीपी को 72% बढ़ाया, तो हमारा जो डेट टू जीडीपी था वही 64-65% था जो आपका था। लेकिन अब क्या हुआ इन महीनों में? आपने 5 महीनों के अंदर, 4 से 5 महीनों के अंदर 6.5 ट्रिलियन का डेट ले लिया है। और ये अगर हमारे इस 4 साल के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो तकरीबन 51 ट्रिलियन 51 ट्रिलियन बनता है। तो भाई जो भी आप अहदाफ ले लें, जिसके ऊपर भी इन्होंने हमारे पर मजाक उड़ाने की कोशिश की, इनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये जो हमजा साहब हैं, इनको ये तो पॉलिटिकल तकरीरें कर रहे थे, पॉलिटिकल तकरीरें कर रहे थे। इनको पता था कि हम जो गंदी फजूल किस्म की या मतलब ये बैंकक्रप्ट इकॉनमी छोड़ के गए हैं, $20 बिलियन का जो ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट था, इनको पता था कि ये एक खड्डा छोड़ के गए हैं। हम वो खड्डे से निकले, हमने कोविड के 2 साल गुजारे, उसके बाद जो 2 साल थे जो 2020-21 और 21-22, वो पिछले 17 साल में सबसे बेहतरीन हमारी जो है कारकर्दगी थी। ये हम नहीं कह रहे, इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। और उसमें आप बेशक वो ले लें, ज़राअत ले लें, आप इंडस्ट्री ले लें, आप सर्विसेज ले लें, आप ओवरऑल जीडीपी ले लें, 5.74 एक साल में और 6%, ये 17 साल में पहली दफ़ा इतनी ग्रोथ हुई है। तो इनको जब ये फैक्ट्स सामने कहते हैं तो फिर ये पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं ना। आज अब क्यों नहीं इनकी आवाज़ निकल रही? आए ना मेरे सामने बैठ के मेरे साथ बहस करें इन चीज़ों पे। राइट। अच्छा, आपने जो कर्ज की बात की सर, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं, आप उसमें बता दें कि अगर उसमें कोई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अप्रैल से जुलाई जो पहले 3 महीने थे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के, इन्होंने 6,500 अरब रुपया कर्ज लिया, मजमूई कर्ज, अप्रैल से जुलाई। फिर जुलाई से अक्टूबर यानी अगला जो क्वार्टर बन गया, उसमें इन्होंने 4 अरब 25 करोड़ डॉलर्स कर्ज लिया। सिर्फ 1 अक्टूबर के महीने में 2 अरब 25 लाख डॉलर्स का कर्ज लिया, जिसमें IMF है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें कमर्शियल बैंक्स हैं, जिसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है। ये फैक्ट्स और फिगर्स ठीक है सर, ऐसे ही है? बिल्कुल है, इसलिए तो मैंने आपको कहा 4 महीनों में 6,500 अरब जो इन्होंने लिया है अप्रैल से लेके आप जुलाई की बात करें, उसके बाद तो अभी ऐड ऑन ही हो रहा है और ये होता रहेगा। बिकॉज इनके पास अभी मुश्किल ये है कि इनके रेवेन्यूज़ जो हैं वो पूरी तरीके से वो ये कर, आप देखें इसके ऊपर मैं आपको दे दूँ, ये देखें, ये चीज़ें हैं जो आम आदमी को के सामने ये मीडिया रख ही नहीं रहा। हमने पिछले 5 महीनों में, पिछले साल जुलाई से नवंबर तक हमने जो रेवेन्यू इकट्ठे किए थे FBR में, वो 36.5% की ग्रोथ थी पिछले साल, उसके एक साल पहले 36.5। उस वक्त जो इन्फ्लेशन थी वो 8.4% थी। इसका मतलब है कि हमने कोई तकरीबन कोई 28% की रियल ग्रोथ दिखाई, प्रोग्रेस दिखाई रेवेन्यूज़ में।
अब क्या हालात हैं इनके? पहले 5 महीनों में जो रेवेन्यू बढ़ाया है वो 15.5% बढ़ा है। इन्फ्लेशन 25.5% है। इसका मतलब है नेगेटिव ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 10%। कहाँ हमारी 28% पॉजिटिव थी, कहाँ यहाँ 10% नेगेटिव है। ये है इनकी कारकर्दगी। तो उसकी वजह से ये जब शॉर्ट हो रहे हैं, और इनका ख्याल था कि हम बेसिकली जो है फिस्कल डेफिसिट भी कम कर लेंगे, तो ये इतने शॉर्ट हो गए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा एक चीज़ जो इन्होंने ब्लंडर किया बजट के वक्त, वो ये कहा कि इन्फ्लेशन 11.5% होगी, डिस्काउंट रेट इसके इर्द गिर्द होगा। इन्होंने कहा कि हमारी जो डेट सर्विसिंग होगी वो 3.9 ट्रिलियन होगी। अब वो जो है क्योंकि रेवेन्यू उतने आ नहीं रहे और एक्सपेंस बढ़ गए हैं, क्योंकि वो डेट सर्विसिंग बढ़ गई है, बिकॉज इस वक्त जो आपका डिस्काउंट रेट है वो 16% है। तो IMF कह रहा है हम आएंगे ही नहीं। वो 800 अरब रुपए के नए टैक्स मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाबे वाला आप शॉर्ट हैं, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है आपका। तो ये तो कहीं के नहीं है। आपको मालूम है क्या, जो IMF है वो जो 9th रिव्यू के लिए उन्होंने पहले हफ्ते में आना था अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर का आधा गुजर गया, वो नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह है सर? ये दूसरी किस्त शायद को 3 नवंबर को कही जा रही थी आनी है, तो वो नहीं आ सकी दूसरी किस्त। उन्होंने कोई 800 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का भी इनसे मुतालबा किया था। ये तो बड़े खुश थे कि IMF का हमें पैकेज मिल गया, जो इमरान खान IMF के साथ डील खराब करके गया था, हमने वो डील सिक्योर कर ली। बस सिक्योर कर लिया तो अगली किस्त क्यों नहीं आ रही है फिर? इसलिए नहीं आ रही कि जो इन्होंने उनके साथ कंडीशंस इन्होंने मानी थी, वो जो हमारे होनहार वज़ीर ख़ारिजा ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल साहब, और जो बड़े नारे मारते थे, हमें बड़ी एक किस्म से सुनाते थे, तो वो जो कंडीशंस करके गए हैं वो ऐसी हैं कि वो बिल्कुल इनके गले का फंदा है, तो वो पूरी नहीं कर सक रहे। और इनका ये ख्याल था कि क्योंकि हम बेसिकली आशीर्वाद लेके आए हैं वेस्टर्न ममालिक की, तो हमें वो एक किस्म से कंसेशन दे दिया, वेवर दे दिया करेंगे। इसको पूरे IMF की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं वेवर दे दिया। वो वेवर नहीं दे रहे इनको। वो कह रहे हैं भाई ये तुम 800 अरब से शॉर्ट हो रेवेन्यू और एक्सपेंस में, फिस्कल वाली साइड पे तुमने वो सिंगल जो ट्रेजरी अकाउंट जो था वो पूरा खोलना था, वो नहीं खोला तुमने। और नैब के वो जो तुमने इम्प्लीमेंटेशन करनी थी कि लॉज वगैरह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस किस्म की कई ऐसी शराइत थी जो ये पूरी नहीं कर सक रहे, तो इसके बेसिस पे वो आ ही नहीं रहे। राइट। चूंकि IMF का जिक्र हो रहा है तो मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, राना सनाउल्लाह साहब ने आप पर इल्ज़ाम लगाया है कि शौकत तरीन साहब ने IMF का प्रोग्राम सैबोटेज किया था। तो ये फिर आपकी वजह से ये सारी IMF इनके साथ नाराज है और पैसा वैसा नहीं दे रही है, पर कसूरवार आप हुए शौकत साहब? उस वक्त जनाबे वाला ये मेरी ऑडियो वगैरह जो है डॉक्टर्ड ऑडियो इन्होंने कर दी, क्योंकि अपने आप को ये डिफेंड करना चाह रहे थे, हमारे पे मुलबत डालेंगे। हम क्या कह रहे थे, मैं तैमूर झागड़ा वगैरह क्या हम कह रहे थे, फ्लड्स आ गए हैं, आपने प्रोविंशियल जो सरप्लस है वादा किया IMF से 750 अरब रुपया हम अपने टैक्स पेयर का पैसा एक साइड पे रख लेंगे, उसको खर्च नहीं करेंगे। हमने कहा खुदा का नाम लो, उनके पास जाओ, उनको कहो जी बाकी तो फ्लड के बीच में से रिलीफ आप देते रहेंगे, ये तो हमें इस्तेमाल करने देना। उस पर हम गद्दार हो गए। आज देखें क्या हुआ। आज इनके इसहाक डार साहब ने कहा है कि IMF की जो कंडीशंस हैं एबनॉर्मल हैं, वो नॉर्मल नहीं हैं। एंड आई डोंट केयर अबाउट IMF, मुझे परवाह नहीं है उनकी, और नहीं आते तो ना आए। तो हमने तो कुछ भी नहीं कहा था IMF को यार, और हम गद्दार हो गए थे। अब ये तो उनको सलावातें सुना रहे हैं। तो राना साहब ये क्या है, आप इनको गद्दार का, इनको भी स्टैंप लगाएंगे, इनको भी FIA का नोटिस देंगे? और जो खुद इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि ये एबनॉर्मल है IMF, और मौलाना साहब कह रहे हैं कि IMF अमेरिका की लॉन्डी है, तो अब IMF नाराज नहीं होगी फिर सर? तो जनाब मैं जब हमारे वक्त में तो उन्होंने नाराज़गी शो नहीं की, उन्होंने उस वक्त अप्रूव कर दिया, उसी दिन अप्रूव कर दिया था, क्योंकि उनके नज़दीक जो हम कह रहे थे कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं कह रहे थे, लेकिन इन्होंने तो उनको बिल्कुल सामने सुना दी हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये देखें, ये दोहरे किस्म के इनके वो नहीं होने चाहिए स्टैंडर्ड्स,
और राना साहब को चाहिए ये चीज़ें जो पॉलिटिक्स ना खेला करें इकॉनमी के साथ, और ये जो चीज़ें इकोनॉमिस्ट के साथ के पास ही रहने दिया करें। राइट, एक ब्रेक आपकी इजाज़त से शौकत साहब, और ब्रेक से वापसी पे जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 4 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं, $6.7 बिलियन शायद, जो कि ये हुकूमत $16 अरब छोड़ कर गई थी। और डॉलर पाकिस्तान से बाहर कैसे जा रहे हैं? शहबाज राना एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जो इकॉनमी को कवर करते हैं, उन्होंने एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ रिपोर्ट किया है। ब्रेक के बाद आपको बताता हूँ। ब्रेक के बाद खुशामदेद। पाकिस्तानी मईशत और शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, शहबाज राना, आप यू मस्ट बी नोइंग हिम। शहबाज राना ने रिपोर्ट किया है कि ये हुकूमत डॉलर, खाद, गंदम, बहुत सारी चीज़ें जो स्मगल होती रही अफगानिस्तान, ये रोकने में नाकाम रही। डॉलर, ऑरेंज क्रेट्स, ये किन्नुओं के जो क्रेट्स होते हैं, इनमें डॉलर छुपा छुपा कर अफगानिस्तान जाते रहे और ये हुकूमत रोक नहीं सकी। आज आपके रिजर्व $6.7 बिलियन पर आ गए हैं। देखिए जी, बात जो है, शहबाज राना जो है ना, ये एक बहुत ही मेहनती किस्म का एक कॉरेस्पोंडेंट है, और वो काफ़ी इस किस्म की जो हैं ख़बरें लेके आते हैं। मेरे वक्तों में भी क्रिटिकल ख़बरें लेके आया करते थे, और अभी भी वो यही कर रहे हैं। तो ये उनकी बात दुरुस्त है कि ये तो बिल्कुल जो है ये बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। आप देखें ना, अभी तो अफगानिस्तान के साथ सारी बार्ब्ड वायर है। इसका मतलब है कि वो जिस ट्रेड जिधर से होती है, आमदोरफ्त होती है, वो तो पूरी तरीके से वहाँ हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं, वहाँ हमारे कस्टम्स के लोग हैं। ये कैसे हो सकता है, मुमकिन है कि यहाँ से ये स्मगल हो रहा है क्रेटों के बीच में और हमें पता ही नहीं चल रहा। मुझे याद है पिछले साल अगस्त में जब वहाँ तालिबान जो आ गए थे, तो एक वक्त आया था कि अब वो अफगानीज़ आके ये हमारे साथ थोड़ी सी उन्होंने इस तरह की ज़्यादती करने की कोशिश की थी, हमने इमीडिएटली उसको सील कर दिया था। तो ये तो है, लेकिन इससे बड़ा प्रॉब्लम हमारे भाई ये है कि इस वक्त आपकी जो इस साल की ये 22-23 की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं डॉलर की, वो हैं $23 बिलियन, और उसमें 10 बिलियन अगर आप डाल दें उसका करंट अकाउंट डेफिसिट, 33 बिलियन है। IMF ने इनको कहा है कि 6 बिलियन 7 बिलियन और डालें, अपने रिजर्व बढ़ाएं, तो 40 बिलियन का इनको आस्क है। अब जो इस वक्त जो इनके पास जो इन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, वो गवर्नर ने खुद कहा है कि हमारे पास पहले जो हमारे 5-6 महीने पहले जो हाफ होगा उसमें सिर्फ 4 बिलियन आए हैं, सिर्फ 4 बिलियन आए हैं इनके पास। वेदर इट इज़ IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह वगैरह, इनके पास डॉलरों का फुकदान है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इन्होंने डॉलर्स जो हैं वो देने बंद कर दिए मार्केट में। आपको मालूम होगा कि क्या हो रहा है। जी, एलसीज ओपन नहीं हो रही हैं, लोग हमें फोन कर रहे हैं जिनके पास फंसे हुए हैं डील्स, वो कह रहे हैं कि किसी तरह से इसको हाईलाइट करें। एलसीज ओपन नहीं हो रही। नहीं, एलसीज के अलावा देखें जी, 225 मिलियन तो सिर्फ वो आयाटा ने छाप दिया है कि नाइजीरिया के बाद आप सबसे बड़े वो जो हैं डिफॉल्टर हैं एयरलाइंस के। उसके बाद ये जो अभी सी फ्रेट वाली कंपनी है, उनका पता नहीं है हमें, जो लोगों ने प्रॉफिट रिपैट्रिएट करने जो ये नहीं दे रहे। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही बड़ा जो सेक्टर है जो कि बढ़ना चाहिए था, वो वापस रिट्रीट में है। और वो क्या है? वो आपका आईटी से जो आपके जो ये जो लोग अपने जो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग जो हैं, फ्रीलांसर जिसको आप कहते हैं, वो पैसे ही वापस नहीं ला रहे, बिकॉज वो कहते हैं कि जब हम ले आते हैं तो वापस जाने की हमें नहीं करने देते। आज मैंने ये सुना है कि ये जो है RDA के जो अकाउंट्स आए हैं उसमें सिर्फ मेज़ान ने मेरे ख्याल में वो वापस कन्वर्जन करना रोक दिया है। मे बी ये मेरी खबर जो है ये सिर्फ मतलब कंफर्म ना हो, बट अगर ऐसा होना शुरू हो गया
और ये एक हमारी स्टेट की पॉलिसी होगी कि आरडीए के अकाउंट में जो डॉलर आए हैं या वो कन्वर्ट हुए रुपए में और हमने वादा किया है कि वो वापस लेके जा सकते हैं और नहीं करने दिए जा रहे, तो ये 1998 से बड़ा डिज़ास्टर होगा जब हमने अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। तो प्लीज़ मैं हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा ना कीजिएगा। और उस वक्त भी यही डार साहब थे और सरताज अजीज़ साहब थे, और ये उस वक्त फिर हमने कहा था ये बहुत बड़ा हमारे से ब्लंडर हो गया था हमने जब फ्रीज किए थे। 10 साल लगे थे हमारे पे कॉन्फिडेंस बहाल करते करते लोगों का। तो ये ना कीजिएगा। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था, इनकी प्रॉब्लम है कि इनके पास डॉलर नहीं आ रहे इनके अकाउंट में। जब डॉलर नहीं आ रहे तो ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और आपकी जब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने एक पैरेलल एक अपना निज़ाम शुरू कर दिया। देखिए जी, आप फ्री मार्केट को नहीं रोक सकते। क्या निज़ाम है कि आपका जो इस वक्त इनफॉर्मल रेट है, एक्सचेंज कंपनीज का नहीं है, वो तो 235 के करीब है। इनफॉर्मल रेट 265 पे चला गया है। 265 रुपए फी डॉलर आगे हो चुका है, बिकॉज इधर से पैसे नहीं मिल रहे। तो लोगों ने अपना जो है घर गृहस्थी तो चलानी है, धंधा तो चलाना है, जारी बात। तो वो इनफॉर्मल मार्केट से, अच्छा उससे क्या होगा अमर भाई, मैं एक सेकंड और ले लूँ जी। उससे होगा ये कि ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। वो जो इंपोर्ट करेंगे महंगी दामों पे, तो आपको तो क्या, आपका ख्याल है इन्फ्लेशन नहीं होगी? बिल्कुल सही। अच्छा सर, डॉलर की किल्लत और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 8 महीनों में नहीं ला सके। इन्होंने सऊदी अरब से 13 अरब डॉलर की बात की, चाइना सारी दुनिया को ख्वाब दिखाए कि यहाँ पैसा हम लाएंगे और पैसा ही पैसा होगा, तकियों के नीचे से भी पैसे निकलेंगे। हालत यह है कि टेलेनॉर जैसी कंपनी, जिसके बारे में डॉन रिपोर्ट कर रहा है कि जो पाकिस्तान की बेस्ट 5 जो सेलुलर कंपनीज हैं उनमें से एक है, वो 1.2 बिलियन डॉलर में अपनी कंपनी सेल कर पाकिस्तान से पैसा लेके बाहर भागना चाहती है। वो कह रही है कारोबार नहीं कर सकते, और उनके यहाँ से जाने की एक बहुत बड़ी वजह उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जिसमें 1.7 मिलियन डॉलर सिर्फ उनके बिजली की कॉस्ट आ रही है। सर, ये तो कॉस्ट तो हर कारोबारी आदमी को इसी तरह से पड़ी होगी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है। बिल्कुल पड़ रही है। ये आपकी जो फार्मास्यूटिकल बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंसुलिन बना रही है वो बंद करके जा रही है। इसी तरीके से आप देखें कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री वो बंद हो रही है। रोज़ आता है कि फलानी फैक्ट्री बंद हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, 1000 मजदूर वहाँ से जा रहा है, 1500 मजदूर वहाँ से फारिग हो रहा है। ये तो हो रहा है क्योंकि आप देखें जिस वक्त आप ये चीज़ें जो हैं कि लोगों को इंपोर्ट नहीं करने देंगे या उनकी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, तो वो यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि उनके पास और ऑप्शंस हैं। तो ये मेरे ख्याल के बीच में हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और इसके बीच में एक ही वजह है, वजह ये है हमारे भाई कि इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है उसकी वजह से ना बाहर का कोई इन्वेस्टर पैसे डालना चाहता है, ना कोई बाहर का बैंकर वगैरह आपको कर्जा देना चाहता है, क्योंकि आपकी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप इस वक्त 90-92% है। इसका मतलब ये है कि लोग डर रहे हैं कि आप डिफ़ॉल्ट करेंगे। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो आपने कर दिया, ये छोटे छोटी चीज़ें आप नहीं जो दे रहे। उसके बाद अगर ये वो अच्छा तो कोई नहीं कर रहा, फिर हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ वो भी हमारे पे एतबार इसलिए नहीं कर रही क्योंकि 75% जो हम लोग जो हुए हैं इलेक्शंस हुए हैं ज़िमनी, उसमें 75% तो पीटीआई जीती है। वो कहते हैं ये किस किस्म की हुकूमत है जो कि इलेक्शन भी नहीं जीत सक रही, बैठी भी हुई है और हमें कह रही है हमें पैसे दो, हम क्यों दें? तो एक ही इलाज है मेरे भाई इसका कि भाई इलेक्शन करवाओ, एक रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत को लेके आओ, और वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। उसके बाद बैठ और शौकत साहब अभी जो ये बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा जो कश्मीर में आ गया है वो भी तो देखे ना सामने से। बिल्कुल कश्मीर का देखें, कश्मीर के लोग जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जाते हैं बिकॉज वहाँ से उनको पैसे मिलते हैं, उनकी जो हुकूमतें होती हैं उनको वहाँ पैसे मिलते हैं। वहाँ के लोग हमेशा फेडरल गवर्नमेंट की जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके साथ वो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इस दफ़ा उन्होंने पीटीआई को पैसे वोट दिए हैं। तो ये नहीं देख रहे सारे के सारे, ये वो भी देखते हैं ना, बाहर वाला जो इन्वेस्टर है वो भी ये देखता है, बाहर वाली फ्रेंडली कंट्रीज भी ये देखते हैं। तो आपने देखा, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जी। चाइना ने के एक बैंक ने 2.3 बिलियन डॉलर वो उसकी पेमेंट हुई, हमने उसको किया कोई तकरीबन मेरे ख्याल में एंड फरवरी बिगिनिंग मार्च में।
उन्होंने कहा जी हमारा ये होता है कि हम कोई 4 से 6 हफ्ते लेते हैं और वो क्लीन अप पीरियड होता है। मैं बैंकर हूँ, मुझे मालूम है कि ये ऐसे ही होता है। तो उन्होंने जिस वक्त वो आए OIC में, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल जी हम आपको 1 हफ्ते में वो रोल ओवर कर देंगे। उसमें हम वापस चले गए, हमें भेज दिया, इन्होंने पैकअप कर दिया। वो 2.3 बिलियन इनको आके जून जुलाई में मिला, जून में, मतलब 3 महीने के बाद, क्योंकि वो इन पे एतबार नहीं कर रहे थे। इन्होंने फिर बड़ी मिन्नतें की, उन्होंने वो 2.3 बिलियन दिया। तो मतलब ये है कि इवन आवर फ्रेंडली कंट्रीज आर सेइंग कि यार प्लीज ब्रिंग इन अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और उनके साथ हम डील करेंगे। राइट। अच्छा सर, पाइड का एक सर्वे आया है, आपकी नज़र से अगर गुजरा हो, जिसमें कहा जा रहा है कि 9 करोड़ पाकिस्तानी, यानी मोर देन 37% ऑफ योर टोटल पॉपुलेशन, 9 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर भागना चाहते हैं, मायूस हो चुके। इतनी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन है। अगर ऑलरेडी ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान का मसला है, जितने आप कराची में बैठे हैं, जो आपके NAD के इंजीनियर्स हैं, IB के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब निकल के मिडल ईस्ट में, यूरोप में, US में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में सेटल हो रहे हैं। ये 9 करोड़ पाकिस्तानी, जिसमें मिडिल क्लास, जिसमें अर्बन क्लास, जिसमें रूरल क्लास, ये सब शामिल है। देखिए अमर भाई, मैं आपको बताऊँ, मैं सिटी बैंक में काम करता था, तो मैं फार ईस्ट में काम करता था, थाईलैंड वगैरह में, सिंगापुर वगैरह में। आपको मालूम है हमें उधर मुसीबत पड़ जाती थी। हम चाहते थे कि वहाँ के लोकल जो है टैलेंट है, उसको हम ये उन मुल्कों की भाग दौड़ दें, उनको कहें कि तुम सीनियर मैनेजमेंट्स में आओ। उसके लिए एक कंडीशन होती थी कि उनको बाहर भेजना पड़ता था कि भाई बाहर जाके सीखो ज़रा थोड़ा सा कि बाहर हमारा सिटी बैंक कैसे काम करता है। वो जाते नहीं थे। हम उनको ज़ोर लगाते तो नहीं जाते थे। वो कहते यार मैं अपने मुल्क में खुश हूँ। मलेशियन जो होता था, या थाई होता था, या सिंगापुरियन होता था, ये सारे कहते थे, हांगकांग वाले होते, वो कहते हम नहीं जाना चाहते। हमारे यहाँ जो इस वक्त अगर आप 64-65% हमारी पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 30 है, तो ये हमारा फ्यूचर है। ये वो लोग हैं जिनको हम पढ़ा लिखा के, ये जो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, इसी से पाकिस्तान ने बनना है, आगे बढ़ना है। और यही लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो होंगे, क्योंकि जो आम आदमी तो जो जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो तो मजदूर बन के जाएगा, वो तो ठीक है, वो पैसे ज़रूर भेज देगा। लेकिन ब्रेन ड्रेन जो हमारा पढ़े लिखे बच्चों का हो रहा है, और जो अब आपने ये सर्वे दिखाया है, इसका मतलब ये एक्सेलरेट कर गया है। तो ये तो कोई हमारे लिए कोई उम्मीद ही नहीं बच रही कि हम तो बिल्कुल अपना फ्यूचर तबाह कर रहे हैं इस किस्म की हरकतें करके। क्योंकि जो सीधी सीधी बात करता है इमरान खान, वो सीधी बात करता है। वो कहता है जब तक एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वो सोसाइटी जो है वो एक सिविलाइज सोसाइटी नहीं कहलाई जा सकती। और ये पढ़े लिखे लोगों को, ये आपका मतलब बच्चों को ये समझ नहीं है। फिर जो लोगों के साथ हो रहा है, जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ है, बाकी जो लोगों के साथ हो रहा है, और वो कहते हैं क्या हम इस माहौल में आगे जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि जब भी उनको मौका मिले तो हम यहाँ से निकलें। राइट। आखिर 1-2 सवाल सर। पेट्रोल के ऊपर पिछले 2-2.5 माह से इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुए जा रही हैं, लेकिन हमें पाकिस्तानी अवाम को हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। इन्होंने प्राइसेस को हॉल्ट रखा हुआ है, जितनी है उसको कम नहीं कर रहे। चले बढ़ा नहीं रहे, लेकिन कम नहीं। इस वक्त कम से कम 25 रुपये सिर्फ पेट्रोल के ऊपर पर लीटर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा कमा रही है। ये कब रिलीफ देंगे? जब दुनिया में सस्ता हो गया तो ये यहाँ क्यों रिलीफ नहीं दे रहे सर? इसलिए नहीं दे रहे कि इन्होंने IMF को कहा है कि हम 850 बिलियन जो है वो इसमें से एक्स्ट्रा इकट्ठा करेंगे। जो प्राइस है उसके ऊपर 850 बिलियन की PDL लगाएंगे और टैक्सेस लगाएंगे। अभी तो इन्होंने टैक्सेस नहीं लगाए मेरे भाई, अभी तो ये सिर्फ PDL ही है। इन्होंने 50 रुपये पेट्रोल पे कर दिया, और अभी इस वक्त जो पेट्रोल है, जो डीजल है, वो मेरे ख्याल में 42-43 पे है। अभी तो और बढ़ाएंगे ये, और ये अब इस पर टैक्स भी लगाएंगे, क्योंकि इनकी नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 15% कम है इस वक्त पहले 5 महीनों में। और टैक्स भी इन्होंने 22% इकट्ठा करना था, वो 15.5% पे है। दे आर शॉर्ट। तो ये हमारी ही जेब काटेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो आपने ये कहा ना कि पेट्रोल प्राइसेस कम नहीं है, दूसरा तो यार हम पहले चीख के मर गए
वो यार रूस से जाओ, रूस से ये लो कंसेशन 30% की, 35% की, अब गए हैं उनके पास। भाई तुम्हें 8 महीने क्या सांप सूंघ गया था, आपका फाइनेंस मिनिस्टर कहता था कि सैंक्शन लग जाएंगी, तो वो जो है बेकी एंडरसन ने कहा कि अगर वीट लेने में आपको सैंक्शन नहीं लगेंगी तो पेट्रोल पे क्यों लगेंगी, जिसका उनके पास जवाब नहीं था। तो वो अगर कर लेते तो आप इससे भी ज़्यादा आपको तेल कम करना पड़ता। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब एक वफाकी वज़ीर ख़जाना थे। असल जर्नलिज्म यह है कि आप पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर बात करें, आप लोगों की ग्रीवेंसेस के ऊपर बात करें, और आप देखें कि जो ह्यूमन एंगल स्टोरीज़ हैं आप उनके ऊपर बात करें, लोगों की सफरिंग्स के ऊपर बात करें। जर्नलिज्म प्रो पीपल होना चाहिए। ये कैसा जर्नलिज्म हो रहा है कि महंगाई और बाकी इस वक्त इकॉनमी का बुरा हाल, लेकिन एक मखसूस मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही ज़ाविये के ऊपर बात कर रहा है, वो ये सवालात नहीं उठा रहा। इस पे भी सोचेगा। जाने से पहले पाकिस्तान के अवाम, खल्क़ खुदा इसी मईशत के बारे में क्या सोचते हैं वो देखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। महंगाई के इंतहाई ज़्यादा, गरीब आदमी इस वक्त रो रहा है, घर में खाना नहीं पूरा होता। 600 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं, 25,000 का हुकूमत ने ऐलान किया, आगे कोई 25,000 देने को राज़ी भी नहीं है। पहले इमरान खान ने ऐसे मनसूबे बनाए थे कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो रहा था, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है ना, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप खुद मुल्क के हालात देख लें, आए दिन कोई नई चीज़ हो रही है, महंगाई रुक रही है, नहीं रुक रही है, और हुकूमत सिर्फ एक ही रोना रह रही है कि फंड नहीं है। जब फंड नहीं होता तो क्या होता है कि बैंकक्रप्टी होता है मुल्क। अल्लाह बेहतर करे, कोई कुदरती कोई काम हो जाए, ये दिल से बहुत निकाल दें, खुद माल समेटना छोड़ दें, सब सही हो जाएगा। जब से ये लोग आए हैं ना, हमारा 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो गई है। मैं कभी अपने इस कारोबार में मतलब परेशान नहीं हुआ लाइफ में। 22 साल मुझे रिक्शा चलाते हुए हो गए हैं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। चीनी भी महंगा है, आटा भी महंगा है, घी भी महंगा है और आटा भी महंगा है। इस तरह जब ये और महंगाई बढ़ेगा तो पाकिस्तान और भी ख़राब हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।